Hello students, welcome to the most amazing learning platform Great Geniuses. This is गुनगुन कालड़ा. कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 एटम्स की आज हम क्या करेंगे, एक क्विक लर्निंग पढ़ेंगे. 1 घंटे में फटाफट क्या होता है एटम, इसको हम समझ लेंगे. अगर आपको एटम की डिटेल स्टडी करनी है और ऐसे ही सभी चैप्टर्स की आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आप अभी प्ले स्टोर पे जाइए. ग्रेट जीनियसेस नेम से ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन शॉट लर्निंग, और हम कहें तो क्विक लर्निंग एटम्स की. ठीक है, तो अब एटम होता क्या है. देखिए, एटम को समझने से पहले तो हम बात करते हैं कि भाई मैटर क्या है ना. मैटर हमें पता होगा तभी हम एटम के बारे में चलेंगे. सबसे पहले हम बच्चों उठाते हैं मैटर का कंसेप्ट. ठीक है, देखिए मैटर क्या होता है. मैटर क्या होता है बच्चों? Anything that occupy mass and that occupy space and having mass, है ना. कोई भी चीज जिसका मास हो और जिसने स्पेस ऑक्यूपाई की हो वो क्या होती है, एटम होती है ना. जैसे ये पैनल ही कह लो, इसका मास भी है, इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई की है, ये मैटर है. ये पेन कह लो, इसका मास भी है, इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया, तो ये भी क्या है, मैटर है. तो भाई मैटर तो समझ आ गया, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हो वो मैटर होगा. ठीक है, अब मैटर बच्चों क्या होता है, ये मिलियंस ऑफ एटम से मिलके बना होता है. ऐसे तो है नहीं एक एटम से मिलके बना होगा, है ना. तो ये क्या होगा, मिलियंस ऑफ एटम से मिलके बना होगा. तो हमने इन एटम को तो स्टडी करना है, इस एटम को ही तो हम स्टडी करने जा रहे हैं ना. कि आपने कह दिया मैटर क्या है, मैटर मिलियन ऑफ एटम से मिलके बना है. अब उस एक एटम को हम स्टडी करने जा रहे हैं, है ना. अब एटम होता क्या है बच्चों, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है सबको पता है. एटम के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना. और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. ये हमें एटम्स के बारे में पता है. लेकिन ये आए कहाँ से, किसने बताया हमें, इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया, ये सब चीजें हम क्या है आज अच्छे से स्टडी करेंगे. ठीक है, कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे कि कैसे किसने बोला कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस है, हमें कैसे पता, है ना. एटम के अंदर न्यूक्लियस है, हम कैसे मान ले, किसी ने प्रूव तो किया होगा ना, कोई एक्सपेरिमेंट तो किया होगा ना कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी है. तो हमने उन सबको पढ़ना है. ठीक है, और आपको डिटेल स्टडी करनी है तो मैंने बोला कि आपको क्या है, ऐप डाउनलोड करनी है. तो अभी जाइए और प्ले स्टोर पे ग्रेट जीनियसेस ऐप को डाउनलोड कीजिए. ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. थॉमसन मॉडल क्या है, ये क्यों आया, इसने क्या बताया, आइए देखते हैं. देखिए क्या हुआ. इन 1898 जे थॉमसन प्रपोज दैट मॉडल ऑफ एटम विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पडिंग. पता है क्या हुआ, जे थॉमसन ने 1898 में कहा कि जो एटम है ना वो क्या है, एक खीर की तरह है, पडिंग की तरह है, खीर की तरह है. क्यों कहा गया, देखिए थॉमसन प्रपोज दैट एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. थॉमसन ने कहा कि एटम के अंदर क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है. ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक ड्राई फ्रूट्स इन अ क्रिसमस पडी. वो कहता है एटम, थॉमसन ने पता क्या बात कही बच्चों, थॉमसन ने बोला कि भाई जो एटम है ना आपका, वो एटम क्या होगा आपका, वो एटम आपका एक किसकी तरह होगा, खीर की तरह होगा, जिसमें बाकी पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव स्फीयर होगा, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट होंगे ना वो इलेक्ट्रॉन की तरह होंगे. ये हमें किसने कहा, ये हमें कहा थॉमसन ने. ठीक है, कि क्या है आपका एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. जैसे खीर के अंदर ड्राई फ्रूट पाए जाते हैं या जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज पाए जाते हैं, वही क्या होता है बच्चों, हमारे ये कहा गया वाटरमेलन के बीज को कंपेयर किया गया इलेक्ट्रॉन से और ड्राई फ्रूट्स को कंपेयर किया गया इलेक्ट्रॉन्स से. ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. कहा कि भाई मैं कह रहा हूँ, थॉमसन कह रहा था कि एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो उसने बोला कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज होता है ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, इसीलिए कहा जाता है कि जो एटम होता है बच्चों वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है, थॉमसन प्रपोज एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो थॉमसन ने हमें क्या कह दिया कि एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, मतलब उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करेगा और आपका क्या हो जाएगा, एटम न्यूट्रल हो जाएगा. ठीक है,
अब मतलब मेन कंक्लूजन क्या था? मेन कंक्लूजन बच्चों क्या था? थॉमसन ने सिर्फ ये बात बोली कि एटम आपका एक पॉजिटिव स्फीयर की तरह होगा जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे, जैसे खीर के अंदर ड्राई फ्रूट, है ना, जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज। ये थॉमसन ने हमें बोला। अब इसके फेलियर क्या क्या थे, है ना? देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चों, ये स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में नहीं बता पाया था, जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, बोहर ने बताया। ठीक है, वो सब आगे आपको देखने को मिलेगा। इट फेल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लार्ज एंगल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन रदरफोर्ड, है ना। इसने रदरफोर्ड ने बच्चों क्या किया था, फिर न्यूक्लियस को डिटरमाइन किया था, लेकिन इसने तो न्यूक्लियस को डिटरमाइन नहीं किया था ना। इसने तो सीधा कह दिया कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन फिर रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को डिटरमाइन किया। उन्होंने फिर हमें स्टडी दी कि भाई जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और आउटसाइड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थॉमसन की कुछ कमियां थी जिसको दूर करने के लिए रदरफोर्ड जी आए, रदरफोर्ड जी की कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए बोहर जी आए। तो ऐसे चलता रहा और हम ऐसे करते करते एटम की फुल स्टडी कर बैठे। ठीक है, कंप्लीट स्टडी हम समझ बैठे। अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या है हमारे पास। देखिए अब क्या है, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल आया, इसमें ये मॉडल कौन सा था, इस मॉडल को आप ये भी बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट किया गया था। देखिए क्या था, रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एटम। देखो थॉमसन ने क्या कहा, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, पर रदरफोर्ड कहता कि बैठ के सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अरेंज हैं कैसे, है ना, आपको कैसे पता, कैसे कहाँ अरेंज है, मेरे को कैसे पता इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अरेंज है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था बच्चों, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब वो क्या था, देखिए क्या हुआ। एट द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड इन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने जूनियर साइंटिस्ट के साथ मिलकर बच्चों ये एक्सपेरिमेंट किया था, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट कॉल्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको नाम दिया गया बच्चों अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉइल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थॉमसन जी आए, थॉमसन जी ने बोल दिया इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर। रदरफोर्ड बोला भाई मुझे तो ढूंढना है इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जा रहे हैं, मुझे तो ये चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व करनी है, इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे हैं। तो रदरफोर्ड जी आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब उसमें किया क्या गया बच्चों, एक तो ली गई थिन गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड फॉइल ली गई, ठीक है, और क्या किए गए, अल्फा पार्टिकल्स लिए गए। अब बच्चों उस गोल्ड फॉइल पे ना अल्फा पार्टिकल को क्या करवाया गया, फॉल करवाया गया। ठीक है, यही लिखा है ना मैंने, इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉइल। थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स क्या है, स्ट्राइक करवाए गए। ठीक है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल अमिटेड बाय बिस्मिथ। बिस्मिथ क्या है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स है बच्चों, इससे इतनी एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स निकले। ठीक है, एंड वर कोलिमेटेड इनटू अ नैरो बीम बाय देयर पासेस थ्रू लेड ब्रिक्स। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ पे ना हमारे अल्फा पार्टिकल निकले और यहाँ पे हमने लेड ब्रिक्स लगा दी कि अल्फा पार्टिकल की नैरो बीम है ना, वो जाके गोल्ड फॉइल पे क्या करे, स्ट्राइक करे। ठीक है, दिस बीम वॉज अलाउड टू फॉल ऑन थिन फॉइल ऑफ गोल्ड ऑफ थिकनेस इतनी। ये जो अल्फा पार्टिकल है क्या हुआ, ये बिस्मिथ का सोर्स है, बिस्मिथ का सोर्स है रेडियो एक्टिव, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और एक गोल्ड फॉइल पे जाके टकरा रहे हैं। गोल्ड फॉइल की क्या है, थिकनेस क्या है, ये आपको दे रखी है 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर। ये क्या है, गोल्ड फॉइल बहुत थिन है। ठीक है, ये हम समझ गए। अब देखिए क्या है, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आप एक बार इस डायग्राम से भी देखिए, ये क्या है बच्चों, रेडियो एक्टिव सोर्स है, इधर से अल्फा पार्टिकल आपके निकले। मैंने बोला था लेड ब्रिक्स लगा देना। अब आप बोलेंगे मैम क्यों लगाएं, तो वो इसलिए लगानी है क्योंकि हमें अल्फा पार्टिकल्स की नैरो बीम चाहिए, है ना। यहाँ से अल्फा पार्टिकल की नैरो बीम गई, ये थिन गोल्ड फॉइल है, यहाँ पे जाके आपकी बीम टकरा गई और फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं। देखिए, द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर ऑब्जर्व्ड थ्रू अ रोटेटेबल डिटेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड अ माइक्रोस्कोप। अब जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जाके टकराए तो बच्चों क्या हुआ, आपके अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे। वो स्कैटर अल्फा पार्टिकल को आपने कहाँ से ऑब्जर्व किया, एक रोटेटेबल डिटेक्टर लगा दिया, उससे वो आपने अल्फा पार्टिकल को ऑब्जर्व किया, जो क्या कंसिस्ट करता था, उसके अंदर जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी और एक माइक्रोस्कोप था। ठीक है,
द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल ऑन स्ट्राइकिंग द स्क्रीन प्रोड्यूस्ड ब्रीफ लाइट फ्लैशेस। क्या कहा कि भाई देखो ये बिस्मथ का सोर्स अल्फा पार्टिकल निकले, इस पे जाके टकराए, फिर कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए जब अल्फा पार्टिकल बच्चों स्कैटर हो गए, तो हमने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी, जहाँ पे अल्फा पार्टिकल जाके टकराते थे ना, वहाँ पे हमें ब्राइट फ्लैश देखने को मिलती थी। जहाँ जहाँ पे वो टकराते वहाँ पे आपको ब्राइट फ्लैश देखने को मिलती। अब आप उसको डिटेक्ट कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना। अब क्या हुआ बच्चों, ये देखो दिस फ्लैशेस में भी व्यूड थ्रू द माइक्रोस्कोप की हेल्प से आपने उन फ्लैशेस को देख लिया। अब क्या ऑब्जर्व किया, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम। तो रदरफोर्ड सोचने लगा भाई यह गोल्ड के एटम है, गोल्ड की फॉइल है, एक थिन फॉइल है, मतलब वो एटम से मिलके बनी है, क्या एटम के अंदर कुछ ऐसा है क्या वो अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करवा रहा है। उसने सोचा, देखो इट वाज एक्सपेक्ट, उसने अभी एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम, कि गोल्ड एटम के अंदर कुछ जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, क्या अल्फा पार्टिकल उनसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है ना, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन प्रोटॉन, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, लेकिन उसे लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिली, तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, देखो क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट में हम दोबारा से देख लेते हैं, है ना। ये रेडियो एक्टिव सोर्स है बच्चों, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल की नैरो बीम चाहिए थी, तो मैंने लेड ब्रिक्स लगा दी, यहाँ अल्फा पार्टिकल की नैरो बीम गई, ये बीम अल्फा पार्टिकल की जाके गोल्ड फॉइल पे टकराई। गोल्ड फॉइल क्या थी, थिन थी इसकी, है ना, थिन गोल्ड फॉइल थी, है ना। अब क्या किया, इस पे गोल्ड फॉइल टकराई जाके, इस पे आपके अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे टकराए, तो वो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल आपके स्कैटर्ड हो गए। तो आप कहाँ पे स्कैटर्ड हो रहे थे बच्चों, आपने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी थी, वहां जाके वो टकरा रहे थे, जहां जहां पे वो टकराते ब्राइट फ्लैश देखने को मिलती, और जो वो लाइट थी वो आप किससे डिटेक्ट कर लेते थे, वो आप माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट कर लेते थे। ये रदरफोर्ड ने कर दिया एक्सपेरिमेंट। अब ये सब वो कर क्यों रहा है, देखो वो ना जानना चाहता था कि थॉमसन ने तो कह दिया इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, है ना, ये सब तो जानना था ना रदरफोर्ड ने। तो उसके लिए क्या हुआ, रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ, अब उसने अल्फा क्या ऑब्जर्व क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, कुछ तो ऑब्जर्वेशन होगी ना, है ना। देखो उसने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। उसको उसने देखने को मिला कि ज्यादातर तो बच्चों जो अल्फा पार्टिकल थे ना, वो गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट पास हो गए, ज्यादा अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट पास हो गए। ठीक है, ओनली अबाउट 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय मोर देन 1%, और इतने अल्फा पार्टिकल थे बच्चों जो 1% से ज्यादा स्कैटर करे। ठीक है, और 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल था जिसने 90 डिग्री की डिफ्लेक्शन की, और 12000 में से एक अल्फा पार्टिकल था जो वापिस आ गया। मतलब रदरफोर्ड सोच रहे आखिर में ये हो क्या रहा है ना। रदरफोर्ड सोच रहे कि हो क्या रहा है कि मान लो उसने स्ट्राइक करवाया, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया गोल्ड फॉइल पे, अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए, 12000 में से सिर्फ एक पार्टिकल वापस आया, 8000 में से एक पार्टिकल ने 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन किया, है ना। तो और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट आ गए। तो मतलब ये सब हो क्या रहा है, इसको तो रदरफोर्ड ने जानना था ना। देखो ये डायग्राम ग्राफ देखो, इसमें यही है ना कि जब आपका एंगल बढ़ रहा है, तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। जब एंगल कम है मतलब वो स्ट्रेट जा रहे हैं हम बोले तो, है ना, तो बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कम होती जा रही है। अब ऐसे क्यों हुआ, देखो उसने क्या ऑब्जर्व किया, रदरफोर्ड ने बोला कि मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इसमें मुझे क्या पता लगा कि एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। उसने कहा कि मैंने देखा ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट सीधे सीधे चले गए। तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट करता है मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम मस्ट बी एम्प्टी, कि एटम के अंदर कुछ ज्यादातर स्पेस तो मतलब एम्प्टी है, तभी जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट चले गए हैं ना। क्योंकि देखो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आपके स्ट्रेट चले गए ज्यादातर, इसका क्या मतलब है, ज्यादा स्पेस तो एम्प्टी है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट किससे हो रहे थे, उसके एटम के अंदर जो पाया जाता है न्यूक्लियस, उसी से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, है ना। लेकिन अब क्या है, ज्यादातर स्ट्रेट गए तो मतलब कुछ स्पेस एम्प्टी भी है, ये बात उसकी पहले क्लियर है। फिर उसने क्या बोला,
large angle of scattering indicate that atom has small positively charged core called न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम। अब क्या हुआ, जो लार्ज एंगल की स्कैटरिंग हुई, हमने देखा स्कैटर कर रहे थे लार्ज एंगल से, वो किसकी वजह से हुआ, तो उसने बोला कि भाई इसके अंदर ना एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर कहा पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और वो एटम के सेंटर पे होता है जो अल्फा पार्टिकल को डिफरेंट एंगल पे क्या है डिफ्लेक्ट कर रहा था। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गए वो भी ठीक है, जो डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट गए तो बात क्या थी, एम्प्टी स्पेस है। स्ट्रेट गए तो यही बात थी ना, एम्प्टी स्पेस है। डिफ्लेक्ट हुए तो क्या बात थी कि भाई पॉजिटिवली चार्ज कोर पाई जाती है, वो पॉजिटिवली चार्ज कोर को क्या नाम दिया गया बच्चों, न्यूक्लियस नाम दिया गया। ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री। अब कुछ ही अल्फा पार्टिकल थे बच्चों जिन्होंने 180 डिग्री की डिफ्लेक्शन की। दिस शो दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब था न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल है ना। The nucleus is surrounded by a cloud of electrons whose total negative charge is equal to total positive charge to the nucleus, so that atom is all neutral. अब रदरफोर्ड को कुछ कुछ समझ आने लगा। थॉमसन ने तो बोल दिया पॉजिटिवली चार्ज जितना है उतना नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है एटम। रदरफोर्ड ने बच्चों ढूंढा है ना, ऑब्जर्व किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने उससे क्या ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है जो अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा था, जो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा था। मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन उसके राउंड में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है वो आपका सेम होता है, इसलिए एटम आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्व किया था बच्चों, उसने बोला देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया। उसने बोला ये एटम है, कह देना इसको एटम, है ना, ये एटम है। एटम के अंदर ये क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। उसने बोला था कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट चले गए। कैसे गए स्ट्रेट, क्यों नहीं हुए डिफ्लेक्ट, हो जाते डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुए, क्योंकि वहां पे क्या थी, एम्प्टी स्पेस थी बहुत ज्यादा, एटम के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस थी, तो वो नहीं हुए डिफ्लेक्ट। कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो गए, कुछ एंगल से स्कैटर कर गए क्योंकि न्यूक्लियस की डिफ्लेक्शन के कारण, है ना। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज था ना, वो उसको धक्का मार रहा था जिसकी वजह से। अब क्या हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या थे, 180 में से 180 डिग्री की 12,000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस ही मुड़ गया, है ना, जिसने क्या है बाउंस बैक आने लगा। देखो आने लगा, यहाँ पे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल मान लो आने लगा, तो अब ये क्या हुआ, ये भी पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों में रिपल्शन हुई, ये वापस भाग गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई बच्चों हमारी, ये इसका क्या मतलब हो गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके बाउंस बैक कर गए न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस का साइज छोटा था इसलिए बहुत कम अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक करके गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से स्कैटर हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल आपके बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। मतलब क्यों गए स्ट्रेट, क्योंकि बहुत सारी एम्प्टी स्पेस भी है। लेकिन ये बात हमारी क्रिस्टल क्लियर थी कि पॉजिटिव चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, मतलब एटम आपका होल न्यूट्रल है ना। ठीक है बच्चों, अब उसने बोला कि ये स्कैटरिंग का रीजन क्या था। देखो, द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ड्यू टू द कोलम्बिक रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। वो कह रहा है ये जो स्कैटरिंग हो रही है ना, ये रिपल्शन की वजह से हो रही है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी बच्चों पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से हमें रिपल्शन देखने को मिली। ठीक है, अल्फा पार्टिकल विच पास थ्रू द न्यूक्लियस एट लार्ज डिस्टेंस एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन एंड पासिस अनडिफ्लेक्टेड। उसने बोला ऐसे अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंस पे पास गए हैं, मतलब देखो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के लार्ज डिस्टेंस से गए हैं, तो इसका मतलब इनको कम रिपल्शन फील हुई, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। ठीक है, जो थोड़ी सी क्लोज होके गए बच्चों, जो न्यूक्लियस से क्लोज होके गए, उनको रिपल्शन फील हुई तो वो स्कैटर्ड हो गए, है ना। अब देखो, अल्फा पार्टिकल विच पास क्लोज टू द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस मोर रिपल्सिव एंड द स्कैटर्ड एट लार्ज एंगल व्हेन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल हेड ऑन टुवर्ड द न्यूक्लियस। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ने हेड ऑन कोलिजन भी किया। ठीक है, मतलब यहाँ से आने लगे, हेड ऑन टुवर्ड द न्यूक्लियस होने लगे, तो उनको बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगी जिसने अल्फा पार्टिकल को रोक दिया, विच फाइनली स्टॉप्ड एंड रिपेल्ड बैक अलोंग द सेम ओरिजिनल पाथ, कि भाई तू तो जा। देखो यहाँ से गए आप लोग, यहाँ से अल्फा पार्टिकल यहाँ से
से गए, इनको बहुत कम रिपल्शन फील हुई, नो प्रॉब्लम, सीधा चले गए। यहाँ से गए, थोड़ी सी ज़्यादा रिपल्शन फील हुई तो स्कैटर्ड हो गए। यहाँ वाला अल्फा पार्टिकल तो बहुत ही ज़्यादा रिपल्शन फील हुई तो ये वापस अपने घर को ही हो गया। ये अल्फा पार्टिकल क्या है, वापस चला गया। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है, ये है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसी ने हमारी हेल्प की कि आप क्या है न्यूक्लियस के साइज को एस्टिमेट कर सके। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है बच्चों, देखिए सपोज एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास क्या है m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों v है, मूव डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। एज अल्फा पार्टिकल अप्रोच द पॉजिटिव न्यूक्लियस इट एक्सपीरियंस कोलम्बिक रिपल्शन। अल्फा पार्टिकल बच्चों न्यूक्लियस के पास जा रहा है, कोलम्बिक रिपल्शन उसको फील होगी क्योंकि वो भी पॉजिटिव कोलम्बिक रिपल्शन फील होगी। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। उस रिपल्शन की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड बिगेन टू मूव बैक अलोंग द सेम पाथ। क्या कहा मैंने बोला मान लो ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये आ रहा है। यहाँ पे इसको क्या हुआ, ये आने लगा, इसको बहुत ज़्यादा रिपल्शन फील हुई, ये वापस अपने घर को हो गया, है ना, सेम पाथ में वापस चला गया, बाउंस बैक हो गया। तो ये जो पाथ होगा ना, ये पाथ होगा बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो द डिस्टेंस एट सर्टेन डिस्टेंस, उस डिस्टेंस पे जहां अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा, यहाँ देखो बच्चों इस डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल रुक गया और वापस अपने घर को हो लिया, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब क्लोज आने ही वाला था, अप्रोच करने ही वाला था, लेकिन कोलम्बिक रिपल्शन की वजह से उसको जाना पड़ गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, कोलम्बिक रिवल्शन की वजह से बच्चों सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। इस डिस्टेंस को आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, इसको आप आर नोट से डिनोट करते हैं। एट दिस डिस्टेंस आर नोट द एंटायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्जेस की बात कर रही हूँ, दोनों का पॉजिटिवली चार्ज है, तो मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज किया। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, किसकी वजह से, कोलम्बिक रिपल्शन की वजह से। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो इधर से k q1 q2 बाय आर नोट, ठीक है, यहाँ से आपके पास आर नोट की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी 2k q1 q2 बाय mv स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज हमें पता है कितना होता है, +2e होता है। न्यूक्लियस पे +ZE मान लिया। इसकी हेल्प से आप क्या है, गोल्ड पे भी आप चार्ज, अगर हम गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं तो उस केस में हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, गोल्ड पे +79e हो जाएगा। और आप ऐसे किसी भी जैसे पार्टिकल के लिए, किसी भी एटम के लिए आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं, है ना। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया ना बच्चों, इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब हम देखिए आगे क्या करते हैं। अब बात आ गई इम्पैक्ट पैरामीटर की। भाई रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को आप समझ गए, है ना। थॉमसन ने बताया एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल, तो बैलेंस, है ना, ये तो समझ गए। पर रदरफोर्ड आए बच्चों, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भाई मुझे तो जानना है इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे हैं। तो उन्हें समझ आ गया था कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, उसके राउंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब कुछ उन्हें समझ आ गया था। अब ये देखिए ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है। इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, उनका वेलोसिटी वेक्टर, उस वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या होता है बच्चों, वो हमारा होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। देखिए अब यहाँ अल्फा पार्टिकल का ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये आ रहे हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस केस में बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे कम होगा। और मान लीजिए इस केस में आपका इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे ज़्यादा होगा, है ना, इस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे ज़्यादा होगा। तो यही कहा है जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के क्लोज होंगे तो वो सफ़र करेंगे स्मॉल, उसका जो इम्पैक्ट पैरामीटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, अब इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन करेगा जब, तो उस केस में क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर तो बहुत मिनिमम होगा ना। हेड ऑन कोलिजन तो ये हो गई बच्चों, होगा ही नहीं, इतना सा ही होगा क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर अल्फा पार्टिकल
गोज नियरली अनडेविएटेड, जो अनडेविएटेड जाएंगे ना, बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे ना बच्चों, उनका आपका क्या होगा, उनका आपका जो ये इम्पैक्ट पैरामीटर है वो क्या होगा, हाई होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर जो वैल्यू होगी बी, इसको आप डिनोट करते हैं बी से, वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम उनके लिए होगा जो बिल्कुल अनस्कैटर्ड चले जाएंगे, है ना, जो अनडिफ्लेक्टेड चले जाएंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट चले जाएंगे। मिनिमम किसके लिए होगा, जो हेड ऑन कोलिजन करेंगे उनके लिए मिनिमम होगा, ठीक है। बट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को हम देखें तो पहले हम देखते हैं इसका ओवरव्यू क्या है। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन, आपने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन निकाला, रदरफोर्ड प्रपोज दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, और उसने क्या कहा, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड मोस्ट ऑफ द एटम वाज कंसंट्रेटेड इन टायर वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने यही बोलाना था ना कि जो आपका एटम के अंदर क्या पाया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज कोल कंसंट्रेटेड होता है जिसकी वॉल्यूम बहुत स्मॉल होती है, उसको उसने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। रदरफोर्ड ने बोला कि इसके राउंड में क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के राउंड में, और वो न्यूक्लियस के राउंड में जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। उन सर्कुलर पाथ्स को इन्होंने क्या बोला, ऑर्बिट्स बोला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है एटम के, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों क्या हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो कोर्सिव फोर्स लग रही होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है, और जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड की बातें समझ आ गई कि क्या है, रदरफोर्ड ने क्या बोला, पहली बात एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज कोर है, क्या है, न्यूक्लियस है। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनको क्या नाम दिया गया, ऑर्बिट दिया गया। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमें रदरफोर्ड ने बोला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशंस भी थी, लिमिटेशंस तो थी भाई, थॉमसन की थी तो रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड की थी तो बोहर आया, तो लिमिटेशन तो कुछ होंगी तभी आए ना। तो देखो क्या थी, रदरफोर्ड ने बोला, देखो क्या है, देखिए रदरफोर्ड प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, फिक्स्ड पाथ में कर रहे हैं, वो बोला क्या है, वो ऑर्बिट होते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, accelerated charge particle emit electromagnetic radiation according to electromagnetic theory and hence electron revolve around the nucleus should emit electromagnetic radiation। मैक्सवेल ने तो बोला था कि जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो मैक्सवेल ने तो बोला था कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है ना, करता है ना, ठीक है। सिंस एन एक्सेलरेटेड चार्ज एमिट एनर्जी, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड गो ऑन डिक्रीजिंग। तो क्या होना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी एमिट करना चाहिए क्योंकि ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, एनर्जी एमिट करना चाहिए। तो क्या है इनका जो ये क्या हमारे पास जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो क्या है, डिक्रीज होती रहनी चाहिए, डिक्रीज होती रहनी चाहिए, और अल्टीमेटली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, है ना, वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि वो तो कहता था कि क्या है, मैक्सवेल कहता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट करेगा रेडिएशन, तो ये इलेक्ट्रॉन है इसको एमिट करना चाहिए रेडिएशंस को, है ना, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना चाहिए रेडिएशन को, तो रेडिएशन को एमिट करता जाएगा, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी तो वो जिस पाथ में वो कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी रेडियाई भी कम होती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस पे कोलैप्स कर जाएगा। पर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था, पर रदरफोर्ड के माइंड में तो ये बातें आ रही थी, है ना, ये बातें रदरफोर्ड तो ये हम लोगों ने देखा तो हमने बोला ये तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है। और रदरफोर्ड ने बच्चों स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन नहीं किया था, है ना, इवन सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि स्पेक्ट्रम होता कैसे या देखने को कैसे मिलता है, तो ये रदरफोर्ड ये काम तो नहीं कर पाया था। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हमारे पास क्या आया, बोहर आया, बोहर जी आए। देखो रदरफोर्ड ने सब कुछ सही बता दिया, अब उसकी वजह से क्या आए, रदरफोर्ड की जैसे बात ही चल रही थी ना, रदरफोर्ड ने मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब ये क्या है, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम की, है ना, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, तो बोहर जी आए। बोहर मॉडल ऑफ एटम, नील्स बोहर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, देखिए अब हमने यहाँ बोहर मॉडल ऑफ एटम को पढ़ना है।
क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड की कुछ कमियां थी, उनको दूर करना है, उनको पढ़ना है हमें, अच्छे से वाइड स्टडी करनी है। तो अभी जाके प्ले स्टोर पे हमारी ऐप डाउनलोड करें ग्रेट जीनियसेस नेम से, ठीक है, आपको वाइड स्टडी भी मिलेगी इस चैप्टर की। तो चलिए देखते हैं, क्विक लर्निंग कर रहे हैं हम अभी। तो बोहर पोस्टुलेट्स क्या थे? बोहर का पहला पोस्टुलेट क्या था कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन और स्टेबल ऑर्बिट विदाउट द एमिशन ऑफ एनर्जी। बोहर ने ना पहला पोस्टुलेट इसी वजह से दिया, बोल कहता ये तो रदरफोर्ड की बात ही गलत है कि क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो वो अमिट करेगा एनर्जी। बोहर ने पहला पोस्टुलेट ही ये दिया कि इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है विदाउट एन एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, तो वो कोई भी एनर्जी अमिट नहीं करता, ठीक है। Each atom has a definite stable state in which it can exist and each has total definite energy. These are called stationary state. पता है क्या कहा गया? बोहर ने बोला कि जब एटम एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा ना बच्चों, एक ऑर्बिट में, तो वो क्या होगा, कोई भी एनर्जी एमिट करेगा ही नहीं, ठीक है। अगर वो एक ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में है, तो अगर वो दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जंप कर रहा है ना, तब एनर्जी क्या है, वो रिलीज करेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, बोहर ने बोला बच्चों कि देखो, एक अगर आपका जैसे देखिए ये आपका एटम है, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, अगर देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इधर ऐसे मूव कर रहा है, तो बच्चों कोई एनर्जी एमिट नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तब एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है, मैं आपको बोलूँ यहाँ से यहाँ जाना है एक इलेक्ट्रॉन ने, तो वो ऑब्जर्व करके जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाना है, रेडिएट करेगा, और यहाँ एक जगह रुका रहेगा, मतलब ये क्या है, स्टेशनरी है। मतलब स्टेशनरी इन द केस नो एनर्जी एमिट, कोई भी एनर्जी ये एमिट नहीं करेगा अगर एक ही ऑर्बिट में है तो, ठीक है। ये हमें बोला गया। सेकंड पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर पाएगा बच्चों जिनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उस ऑर्बिट का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π के। अब बोहर का थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। बोहर का थर्ड पोस्टुलेट क्या था बच्चों, बोहर ने बोला कि एन एटम कैन एमिट और ऑब्जर्व रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स। वो कहता है कि रदरफोर्ड की बात रदरफोर्ड ने बोला था, है ना, हम ये चीज बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एमिट करेगा रेडिएशन। कब एमिट करेगा, जब वो क्या है, जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। देखो अब फोटोन इज एमिटेड, फोटोन तो एमिट होगा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी। जब कोई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में आएगा, हाई ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो उस केस में बच्चों वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा या फोटोन रिलीज करेगा। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू इज इक्वल टू ENI माइनस ENF। EI और EF आपकी क्या होगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट। EI बच्चों ये हो जाएगी, EF ये हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ आएगा तो वो फोटोन क्या है, रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन क्या आती है बोहर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन की, ये है बोला ना मैंने, L इज इक्वल टू NH/2π, उसको प्रूव भी कर लेते हैं। देखिए डी ब्रोगली की हेल्प से, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दैट मटेरियल पार्टिकल्स सच हैज इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर होता है, जैसे पार्टिकल्स का वेव नेचर भी होता है, लाइट पार्टिकल नेचर भी होता है ना, हमें ये पता है ना। हेंस सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन हैज स्टेशनरी स्टेट ओनली व्हेन इट कंटेन इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन आपका यही रिवॉल्व करेगा ना, यही रिवॉल्व कर रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करेगा, मतलब सर्कमफेरेंस पे रिवॉल्व करेगा, तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ तो इंटीग्रल मल्टीपल में होगी ना, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर कर रहे हैं। इधर से 2πr n लैम्डा के इक्वल आ गया। लैम्डा हमें पता है h/mv होता है, ये तो भाई हमने डी ब्रोगली की इक्वेशन में कर लिया है ना। अब इधर से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करूँ तो 2πr बच्चों मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, NH/mv के इक्वल आ जाएगा, और इधर से मेरे पास mvr की वैल्यू आ गई NH/2π। mvr क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मैंने क्या कहा था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होना चाहिए, ठीक है। L एंगुलर मोमेंटम है, Vn वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, R रेडियस है, ये सब बातें हमने कर ली है, ठीक है।
अब देखिए, अब क्या आ गई, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर थ्योरी के बोहर के पोस्टुलेट पढ़ लिया आपने 3, डी ब्रोगली वेवलेंथ कर लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखते हैं बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। देखिए, एंड हाइड्रोजन लाइक एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विद अ पॉजिटिव चार्ज साइज एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। आपको पता है ना, हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, आपके पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा और उसके अराउंड में आपका एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, है ना। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखती है, ठीक है। Fe किसके इक्वल हो जाएगा, KZD/R²। ZD न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब बात आ रही है, माइंड में ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, E इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लगाया मैम ने। तो बच्चों मैंने नेगेटिव इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया, डिवाइडेड बाय R²। अब देखिए क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए क्या होगा, to keep the electron in its orbit the electrostatic force of attraction provide the centripetal force। यही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही आपकी प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो mv²/r इसके इक्वल हो गया। इधर से आप r की वैल्यू निकाल लेंगे और r की वैल्यू आप अगर L = mvr यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास Rn आ जाएगा। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को बच्चों कंपेयर करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी और उस वेलोसिटी से आप क्या है, वैल्यूज कोई भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मतलब इसमें अब देखिए आपके पास रेडियस आ गई ऑर्बिट की, वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन की, तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी क्या है, रेडियस क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी फर्स्ट ऑर्बिट में, है ना। तो हम यहाँ से R1 भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी है, Z1 लेना है और आप क्या है V1 भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, ठीक है, कि ये तो आपने रेडियस निकालने सीख ली और वेलोसिटी निकालने सीख ली। अब क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मानते हो इस चीज को, मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, वही आपको क्या है, वही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सके अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी बच्चों, mv²/r। nth ऑर्बिट के लिए कर रहे हैं तो mvn²/rn। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या है, kZe²/rn², है ना, ये हमने देख लिया। अब इधर से mvn² की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। इसको मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास एज इट इज होती है -kZe²/rn, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी है, इधर आप माइनस साइन इंक्लूड करेंगे, फोर्स में नहीं करेंगे, फोर्स में क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना होता है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से En आपके पास, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो क्या हमारे पास ये आ गया, En की वैल्यू ये आ जाएगी, En की वैल्यू आ जाएगी -kZe²/2rn। अब बच्चों हमारे पास जो En की वैल्यू आ रही है, क्या ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का माइनस है, ये देखो ये En की वैल्यू है, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। हमने तो ये चीज देख ली अभी अभी कि टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का माइनस आ रही है। क्या पोटेंशियल एनर्जी साथ ऐसा कुछ है, देखें ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप क्या करते हैं 1/2 करते हैं या पोटेंशियल एनर्जी को डबल करते हैं तो आपके पास क्या है, टोटल एनर्जी आ रही है। ये हमने यहाँ से रिलेशन देख लिए, है ना। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी नेगेटिव है किसकी, टोटल एनर्जी के, और अगर आप टोटल एनर्जी को 2 टाइम करते हैं तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो हमने ये कुछ फॉर्मूलाज देखे हैं बच्चों, देख लेते हैं। 2πr = n लैम्डा, डी ब्रोगली की हेल्प से हमने देखा था। L = mvr = nh/2π, दिस इज बोहर सेकंड पोस्टुलेट, है ना। hν = ENI - ENF, ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट था कि हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगी तो कुछ रेडिएशन रिलीज होंगी, है ना। ये वेलोसिटी की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, रेडियस की वैल्यू भी निकाल ली थी, किसकी हेल्प से निकाली थी बच्चों, जब हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में, वो क्या है, वो प्रोवाइड कर रही है, वो क्या प्रोवाइड कर रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना।
आर एन की वैल्यू वी एन की वैल्यू निकाल ली थी। अगर एन की जगह 1 पुट कर दे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो v1 भी निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी हमने निकाल ली। हमने कहा काइनेटिक एनर्जी कैसे निकल जाएगी, टोटल एनर्जी का नेगेटिव कर दो। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकल जाएगी, टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सब तो हमने क्विक लर्निंग में कर लिया। इनको अच्छे से कैसे किया है तो हमारी ऐप में ये पता चल जाएगा आपको, है ना। अब देखो, अब क्या है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे बच्चों हम। अब आपके पास ये एनर्जी की वैल्यू आई थी, है ना। अब इस एनर्जी की वैल्यू में बच्चों हमें पता है क्या होता है, एच न्यू होता है EI माइनस EF के इक्वल। हमने यहाँ पे पहले EI माइनस EF किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/ni स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/nf स्क्वायर। बाकी चीजें तो कांस्टेंट है ना बच्चों। तो इधर से हमारे पास h डिवाइड में ले जाएंगे तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ से न्यू की वैल्यू आ गई, c को बहुत सारी डिवाइड कर दे, दोनों साइड c से डिवाइड कर दे तो यहाँ क्या रह जाएगा न्यू बाय c। वो क्या होता है 1/लैम्डा, वो क्या होता है वेव नंबर। तो हमारे पास ये वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी। ये वेव नंबर की वैल्यू आ गई बच्चों। ये इसको हमने नाम दे दिया एक r विच इज राइडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.0973 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर, ठीक है। कांस्टेंट है ये। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए ये 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, ये इंटू में r इज इक्वल टू वेव नंबर। इसकी हेल्प से आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा समझेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या है, जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पे, तब हमें क्या मिलती है लोअर लाइमन सीरीज, मतलब हायर से लोअर पे, मतलब n से फर्स्ट पे आया लाइमन सीरीज मिलेगी। ये बिलोंग करती है अल्ट्रावायलेट रीजन को। जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर से सेकंड ऑर्बिटल पे आता है, हायर से सेकंड पे आया, आपको क्या मिलेगी बाल्मर, जो बिलोंग करती है विजिबल रीजन को, ठीक है। जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे आता है तो आपको मिलती है पास्चन सीरीज, जो बिलोंग करती है इंफ्रारेड रीजन को। जब आपका इलेक्ट्रॉन बच्चों, जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर से, देखिए आपका इलेक्ट्रॉन हायर से फोर्थ ऑर्बिट पे आता है तो आपको मिलती है ब्रैकेट सीरीज, जो बिलोंग करती है इंफ्रारेड को। और जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर से फिफ्थ ऑर्बिट पे आता है तो आपको मिलती है प्रोफेंड सीरीज। अब ये क्या बोल दिया मैम ने, दिखाते हैं आपको। देखिए ये आपका क्या है, हायर से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है ना बच्चों, ये मिल रही है लाइमन सीरीज। हायर से सेकंड ऑर्बिट पे आ रहा है, मिल रही है बाल्मर सीरीज। हायर से थर्ड पे आ रहा है, मिल रही है पास्चन सीरीज। हायर से फोर्थ पे आ रहा है, मिल रही है ब्रैकेट सीरीज। हायर से फिफ्थ पे आएगा, कौन सी मिलेगी, प्रिफर्ड सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने समझा कि जब आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आए तो कौन सी एनर्जी मिलती है ना, कौन सी सीरीज मिलती है, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात रही, देखिए इसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होंगी, है ना, इनकी कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होंगी। ऐसे तो है नहीं कि बोहर बिल्कुल ठीक था, रदरफोर्ड ने भी कुछ गलतियां की तो उसकी भी तो कुछ लिमिटेशन थी। बोहर ने उसको ओवरकम किया तो क्या बोहर की कुछ लिमिटेशन थी। देखिए देखते हैं, उससे पहले आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। देखिए टोटल एनर्जी आपके पास ये आ गई थी बच्चों। अगर जब आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो क्या मैं Z की जगह 1 पुट कर दूं। अगर आप Z की जगह 1 पुट करेंगे तो En की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब ये तो है कांस्टेंट वैल्यूज बच्चों, देखो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, k फोर्स कांस्टेंट है, Eb कांस्टेंट है। अब n डिफर करता है, h तो प्लैंक कांस्टेंट है ही, n डिफर करेगा कि कभी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कभी सेकंड ऑर्बिट के लिए। तो बच्चों जब मैंने इतनी इक्वेशन को सॉल्व किया ना, देखो जब मैंने इतनी इक्वेशन को सॉल्व किया ना तो मेरे पास आया -13.6 बाय n स्क्वायर ई न्यू, ये आ गया मेरे पास। अब जब मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, देखो जब मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो आया -13.6। जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगी, जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा -3.4। जब मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगी तो क्या आएगा -1.5, है ना। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर करके देखूंगी तो मेरे पास यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू आती जाएंगी, वो धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच जाएगी, 0 तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। ये हमने देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से लोअर पे तब क्या होती है, हमें सीरीज मिलती है। कौन कौन सी सीरीज मिलती है वो हम देख चुके हैं। अब लिमिटेशंस क्या है, देखिए इट वॉज प्राइमली फॉर हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड फेल इन द केस ऑफ
2 और मोर इलेक्ट्रॉन। तो इसने बोला कि भाई ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था, 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते तो ये वैलिड ही नहीं था। ये कितना गलत था ना। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन स्पेक्ट्रल लाइंस आर नॉट सिंगल लाइन बट एट अ ग्रुप ऑफ क्लोज लाइन। वो कहता है कि जब आपने ये लाइमन सीरीज मिली ना आपको, इसमें जो लाइन मिली ना, जब इसको आप देखते हैं ना तो ये ग्रुप ऑफ लाइंस में देखने को मिलती हैं आपको। लेकिन उसने बोहर थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था कि एक लाइन स्प्लिट हो रही है ग्रुप ऑफ लाइंस में, ठीक है, वो बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये भी था कि एक तो तुमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा दिया लेकिन उसमें भी तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाए सही से, है ना। एक लाइन बहुत में स्प्लिट हो रही है ना, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ। और बोहर थ्योरी हमें इन लाइंस की इंटेंसिटी भी तो नहीं बता पाई थी कि इनकी इंटेंसिटी क्या है ना। और ये भी नहीं बता पाई थी कि ये लाइंस की जो स्प्लिटिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट, ठीक है। और ये भी नहीं बता पाई थी कि भाई तुमने सर्कुलर पाथ ही क्यों चूज की है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए सर्कुलर पाथ ही क्यों चूज किया, कुछ और चूज कर लेते, एलिप्टिकल चूज कर लेते। तो ये कई चीजें हैं जो बोहर ने एक्सप्लेन नहीं की थी, ठीक है। तो ये थी बोहर की लिमिटेशन। तो हमने ये चैप्टर की क्या है, वन शॉट लर्निंग कर ली है ना। इस चैप्टर को की हमने क्विक लर्निंग की जिसमें हमने एटम क्या है इसके बारे में जाना। अगर आपको इसकी वाइड स्टडी करनी है तो बच्चों हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि ये जो भी आपकी डेरिवेशन हुई कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे निकला, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट कैसे निकला, ये सब कुछ वहां पे डिटेल में करवाया गया है। तो अभी जाइए हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक यू।